डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। टुडे वी विल टॉक अबाउट अ टॉपिक डिटर्मिनेंट फॉर क्लास 12th। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, डिटर्मिनेंट। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोगों ने मैट्रिक्स जिस लेक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया मैट्रिक्स को। हर एक्सरसाइज के पहले हम उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे। अब जैसे इंट्रोडक्शन 4.1 का हमने यहाँ पर बना रहे हैं आज, तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें हम लोग 80% कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। रिमेनिंग 20% कंसेप्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व जब कराएंगे तो उसमें कंसेप्ट, ठीक है, उसमें हम क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे? तो पहला टॉपिक हमारे पास आता है व्हाट इज डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट। एंड सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड थर्ड टॉपिक हमारे पास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विदाउट यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन रो और कॉलम। हम यहाँ पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। डीपली डिस्कशन इसके बारे में करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जब तक आपसे बोला नहीं जा रहा है कि एलिमेंट्री और रो ऑपरेशन यूज करो या डिटर्मिनेंट के मेथड से हम लोग इसको करेंगे, तब तक आप क्वेश्चंस को एलिमेंट्री या डिटर्मिनेंट से आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? अगर बोला जा रहा है एलिमेंट्री से करना है तो हम लोग उसको, हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मेथड से फाइंड आउट करेंगे, और बोला जा रहा है कि हम डिटर्मिनेंट के मेथड से इसको कैलकुलेट करना है तो हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करेंगे। क्लियर है ना? एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, देखो इन चार टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस पूरे, ठीक है, पूरे टॉपिक डिटर्मिनेंट में, और चार ही टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और ये चारों ही टॉपिक हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये क्वेश्चन 6 नंबर में ज़्यादातर मोस्टली हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से अब हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी बताया था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक उसी प्रकार से ये वाला। देखो ये वाला और प्रॉपर्टीज बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में और बनते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 4.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? व्हाट इज डिटर्मिनेंट? अब क्लास 10th में हम लोगों ने एनसीईआरटी में क्लास 10th में पढ़ा था एरिया कैलकुलेट करना, या किसी भी एक्सरसाइज, जैसे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कैलकुलेट करना सीखा था। तो वो सभी मेथड कहाँ से डेवलप होते हैं? डिटर्मिनेंट से। तो बेसिकली ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज वेरी यूजफुल टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशंस का अगर हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, देन बी यूजिंग अ डिटर्मिनेंट मेथड। क्लियर है ना? यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। अब एक्चुअल इसकी डेफिनेशन क्या है? डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो देखो डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें, अ डिटर्मिनेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर that has a particular value। देखो इसमें हमने क्या बात बोली है? डिटर्मिनेंट नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, एक यूनिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। हम लोगों ने मैट्रिक्स भी पढ़ा था। मैट्रिक्स एक नंबर्स का अरेंजमेंट था कि उसको हम किस मेथड से उसमें अरेंज करते हैं। क्लियर है ना? और डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं मॉडुलस के अंदर, यानी कि
ऑल द एलिमेंट्स कैन या ऑल द एंटिटीज इन मॉडुलस। क्लियर है ना। डिटरमिनेंट के केस में जितने भी हम लोग चाहे नंबर्स हों या उनकी एंटिटीज हों उनको हम लोग किस में लिखते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर लिखते हैं। क्लियर है, मॉडुलस। देखो ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब हम लोगों के लिए समझने के लिए एक बार मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कुछ चीज़ें बिल्कुल एज इट इज हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, मान लो हमने एक यहाँ पर डिटरमिनेंट बना लिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसके पास। ये हमारे पास है वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन दैट इज कॉल्ड कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन दैट इज रोज। बिल्कुल एज इट इज मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कुछ पॉइंट में, अगर यहाँ से इसके कुछ की पॉइंट्स लिखें हम, तो की पॉइंट्स में हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स हमारा आता है कि एलिमेंट्स अरेंज इन द वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, एलिमेंट्स अरेंज इन द वर्टिकल पोजीशन दैट इज कॉल्ड कॉलम्स। जो भी एलिमेंट्स हमारे वर्टिकल पोजीशन में अरेंज हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। लिखोगे यहाँ पर एलिमेंट्स अरेंज इन द वर्टिकल पोजीशन ठीक है, वर्टिकल पोजीशन कॉल्ड कॉलम्स। या तुम ये भी बोल सकते हो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए वर्टिकल पोजीशन दैट इज कॉल्ड कॉलम्स। यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन वर्टिकल पोजीशन दैट इज कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, अब इसी तरह से जब वर्टिकल में अरेंजमेंट है तब तो हमारा कॉलम हो गया। अब यही अगर हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में वो सभी हमारे क्या होंगे, रो होंगे। ठीक है, और एलिमेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं या एंट्रीज बोल दो या इसके अंदर जो भी फंक्शंस बोल दो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ ए डिटरमिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, डिटरमिनेंट इज वैलिड ओनली या स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डिटरमिनेंट हमारा है ये वैलिड होगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में। यानी कि केवल किसमें वैलिड होगा, वैलिड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, m इज इक्वल टू n। समझो पहले इस चीज को। देखो यहाँ पर ये हमने डिटरमिनेंट का इसका ऑर्डर है 3/3। तो डिटरमिनेंट वैलिड केवल कब है, जब हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसके पास मतलब जो हम लोगों ने एलिमेंट यहाँ पर अरेंज किए हों वो केवल किस पोजीशन में होने चाहिए, एक स्क्वायर पोजीशन में होने चाहिए। चाहे वो 2/2 डिटरमिनेंट हो, 3/3 डिटरमिनेंट हो, 4/4 डिटरमिनेंट हो, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। हमने बोला है यहाँ पर डिटरमिनेंट केवल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नंबर जो हमारे हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, वो डिटरमिनेंट के केस में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इट इज एप्लीकेबल ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स केस। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। देखो मैक्सिमम हम लोग डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 तक ही स्टडी करेंगे। उसका रीज़न भी ये है कि क्लास 12 के स्टैंडर्ड में जो डिटरमिनेंट है वो केवल ऑर्डर 3 तक है। चाहे वो किसी भी स्टेट का बोर्ड क्यों ना हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, अदरवाइज कोई भी स्टेट लेवल का बोर्ड हो, बट क्लास 12 के स्टैंडर्ड में केवल ऑर्डर 3 तक ही स्टडी करेंगे। क्लियर है ना। तो ऑर्डर 2, सबसे पहले देखो यहाँ से कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का मीनिंग क्या है, ये होता क्या है। तो हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट एक बना लिया A1 A2 B1 B2, ये देखो डिटरमिनेंट बना लिया। क्लियर है ना। तो जब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझो
यही केवल बेसिक है डिटरमिनेंट का। स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से ही करेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी से ही हम लोग मतलब लोअर से ही टॉप की तरफ मूवमेंट करेंगे। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ से ए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ, यानी A1 B2 माइनस उसके बाद A2 B1। माइनस साइन जो हमारा आया यहाँ पर, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन आया। ठीक है, इसके बारे में जो लीनियर इक्वेशन के जब आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो उससे हमें ये समझ में आता है। कैसे, एक बार देख लो इसका प्रूफ। 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का जो हम लोग प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूले का, कैसे हम लोगों ने इस फॉर्मूले तक पहुंचे हैं, एक बार देखो यहाँ से। जैसे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? उसके बाद A2x प्लस B2y इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम इक्वेशन नंबर, ये हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो देखो यहां से y इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इक्वेशन फर्स्ट के बारे में बात करें तो A1x इज इक्वल टू माइनस B1y, इधर ये प्लस का उधर जा किसका हो गया, माइनस का हो गया। चाहो तो इसको इधर ही सॉल्व कर लो, इसको हम ऊपर ही सॉल्व कर लेंगे जिससे आसानी भी हो जाएगी समझने में। मान लो अगर मैं यहाँ से इधर ये प्लस का B1y है, अगर उधर इसको हम ट्रांसफर करें तो A1x माइनस के B1y इज इक्वल टू, ठीक है, इसको तो बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम कंडीशन यहाँ पर हमें अप्लाई करेंगे, इधर ये प्लस का B2y है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का A2x माइनस B2y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम लोग डिवाइड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का हम डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा A1x अपॉन A2x इज इक्वल टू माइनस B1y और माइनस के V2y। देखो यहाँ से माइनस से माइनस कट हो गया, x से x को कट कर दिया, उसके बाद y से यहाँ से मैंने y को कट कर दिया, तो ओवरऑल यहाँ पर आ गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V1 अपॉन B2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1। ठीक है, इधर ये प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो A1 B2 माइनस के A2 B1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमें सिर्फ इतना प्रूफ चाहिए था, A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये माइनस साइन कैसे हमें मिला। क्लियर है ना? जो इसके फॉर्मुलेशन जो हमने किया, यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ से जनरलाइज किया है, तो ये फॉर्मूला आखिर कैसे बन गया है, तो हमने अभी इसके जब हमने डेफिनेशन को, इसको जब डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया था तो उसमें भी हमने ये चीज़ बताई थी। डिटर्मिनेंट का यूज़ हम लोग इक्वेशंस ऑफ लीनियर, यानी लीनियर इक्वेशंस को कैलकुलेट करने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का लीनियर इक्वेशन में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ से A1 B2 माइनस के A2 B1, तो यही हमारा फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर है ना? तो कुछ क्वेश्चंस हम अभी कराएंगे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने के लिए। तो कोई सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया 2 3 -4 एंड 5, ये दिया गया। क्वेश्चन बोला गया कैलकुलेट करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस वाले डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो तुमने देखा ये 2/2 ऑर्डर का है, यानी ये डिटर्मिनेंट 2 दिया गया। जब इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे ना, तो हम किस तरह से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 5 -4 × 3। तो ओवरऑल आंसर आएगा 5 2 जा 10, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे प्लस 4 3 जा 12। तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आ गया 22। क्लियर है ना? एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे ये तो एग्जाम्पल दे दिया, मान लो एक और एग्जाम्पल हम इसका ले लें। अगर जैसे यहाँ पर हमने ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये एग्जाम्पल हमने लिया। क्वेश्चन बोला गया इसको डिटरमाइन करो, तो इसके भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ना? ये भी हमारा 2/2 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट है। अब देखो यहाँ से बिल्कुल एज इट इज मेथड, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम जिसको बोलते हैं। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा,
माइनस ऑफ, ये माइनस हमारा किसका है, फॉर्मूले का, माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर दिया माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई अगर इस माइनस साथ करेंगे प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, दैट इज द फाइनल आंसर। ये वाली हमारी प्रॉपर्टी है क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्रॉपर्टी यूज कर दी, आंसर हमारा आ गया 1। मतलब कोई सा भी डिटरमिनेंट हमारा क्यों ना हो 2i2 ऑर्डर का, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे बिल्कुल एज इट इज मेथड से। जैसे एग्जांपल और देख लो, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया x y z, मान लो l लिख दिया। क्लियर है ना। अब इसको ही अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो एक्सप्रेस करने का बिल्कुल एज इट इज मेथड है। देखो यहाँ से x का मल्टीप्लाई l हम करेंगे, z का मल्टीप्लाई हम y में, तो ये हो जाएगा xl माइनस के zy, दैट इज द आंसर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। लास्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन में, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और यही बेसिकली हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। केवल ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट के बारे में ही हमें डीपली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ से ऑर्डर 3 की अगर हम बात करें तो ऑर्डर 3 का मतलब है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A3, ठीक है, A32 और लास्ट हमारे पास है A33, 32 और लास्ट हमारे पास है A33। देखो इस तरह से दिया गया। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूले से देखो। पहले हम इसको ही इस वाले डिटरमिनेंट में ही हम बताएंगे फॉर्मूला कैसे जनरेट होना चाहिए। देखो जैसे हम अगर A11 की बात करें, A11 की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ से A11 यानी कि A11 दिया गया, ये हमारा है C1, ये हमारा है C2 और ये है हमारे पास C3। ये वाला है R1, ये वाला है R2 और ये है हमारे पास R3। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब हम A1 एलिमेंट की बात करेंगे तो A1 का मतलब क्या है, कॉलम फर्स्ट है और रो भी फर्स्ट है। तो कॉलम फर्स्ट और रो फर्स्ट दोनों को ही हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, छिपा देंगे इन दोनों को ही। तो देखो यहाँ से कॉलम हमारे पास पहला कॉलम ये दिया गया फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो यानी कि जिसको हम बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इनको हम हाइड कर देंगे, तो हमारे पास केवल ये 4 एलिमेंट बचेंगे। क्लियर है ना। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया A22, A23, A32 और A33। देखो एक बार दोबारा इसको देख लो, जब हमने A11 एलिमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो दोनों को ही हम हाइड कर लेंगे। तो ये 4 एलिमेंट हमें जो दिखाई दे रहे हैं इनको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद अल्टरनेट साइन आएगा, जब ये साइन यहाँ पर प्लस आ गया, अल्टरनेट साइन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। देख लो सभी, अल्टरनेट साइन जब इस A11 के साथ प्लस आया है तो A12 के साथ यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया A12। क्लियर है, इतना हमने यहाँ पर लिख दिया इसको A12। अब A12 की तरफ आ जाओ, तो A12 में कॉलम हमारे पास सेकंड है और रो हमारे पास फर्स्ट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इनको हाइड कर लो। देखो यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इनको हमने हाइड कर दिया, तो A21, A31 और A23 और A33 ये एलिमेंट रह गए, तो इनको हम लिख देंगे यहाँ पर A21, उसके बाद A23, उसके बाद ये हो जाएगा A31 और लास्ट है हमारे पास A33। ठीक है, अब अल्टरनेट साइन आएगा, माइनस का दब आ गया प्लस, यानी A13। अब देखो यहाँ से A13 के बारे में जब हम बात करेंगे, 13 का मतलब थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर लेंगे हम लोग। क्लियर है ना, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 4 एलिमेंट हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे A21, A22, उसके बाद A31 और A32।
ध्यान से देखना सभी, इसको फॉर्मूले को हम कैसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे फॉर्मूले को। अगर ये आपको लिखना आ गया ना, जो मैंने यहाँ पर ये आपको लिख के दिखा दिया ना, अगर ये लिखना सीख लिया तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। क्योंकि टफ जो हमारे पास इस 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो टफनेस आती है वो सिर्फ यहाँ तक ही आती है। अगर ये आप लिख सकते हैं तो कैलकुलेट भी आसानी से हो जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि अब तो ये हमारा 2/2 डिटरमिनेंट बन गया, अब तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। किसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होगा A11। अब दो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ। फाइनली यहाँ पर हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 और A32 A12, तो यहाँ पर आ जाएगा A21 और A33। देखो यहाँ से, उसके बाद माइनस A23 और A31 प्लस A13, यहाँ पर आ जाएगा A21 A32 माइनस A22 और A31। क्लियर है? यही हमारा फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज यूजफुल टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ 3 डिटरमिनेंट। क्लियर है ना? यानी कि इस फॉर्मूले से हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें तैयार करना है। अगर फॉर्मूला बनाना आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जब हम बात करेंगे प्लस और माइनस की, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात एक बात क्या है कि डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कॉलम, किसी भी रो से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस मेथड से, जो मैंने अभी मेथड आपको बताया है ना, इस मेथड से। अब अल्टरनेट साइन वाली बात देख लो यहाँ से कि यहाँ पर ये प्लस था, ये माइनस है, ये प्लस है। ये अल्टरनेट साइन क्या होते हैं? देखो यहाँ से 3/3 ऑर्डर की बात करें, ये प्लस है तो सेकंड माइनस होगा, थर्ड प्लस होगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। जब ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये वाला साइन हमारा प्लस होगा। अब चाहे आप रो की तरफ से देख लो, चाहे कॉलम की तरफ से देख लो। देखो यहाँ से, क्योंकि प्लस माइनस ही अल्टरनेट है। जैसे देखो यहाँ से प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, या प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये साइन हमारे अल्टरनेट हैं। केवल किसी भी कॉलम का, किसी भी रो का केवल एक साइन आप लगा लो, उसके बाद सभी साइन अल्टरनेट साइन चलेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, एक तो ये मेथड है इसको तैयार करने का कि हम प्लस माइनस को कैसे देखें, और एक मेथड है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को पहचानने के लिए। देखो एक बार इसको हमने यहाँ पर प्लस और माइनस कैसे लिखा है। जैसे मैट्रिक्स में पढ़ा था A, I और J, A, I और J, where I represent the number of rows and J represent the number of columns। ठीक है, अब यहां से दो केस देखो जनरेट होंगे। केस फर्स्ट क्या है? I प्लस J इज इक्वल टू E1, ठीक है, देन भी इंक्लूड प्लस साइन। I प्लस J इज इक्वल टू ऑड, देन भी इंक्लूड माइनस साइन। सिर्फ ये दो बातें ध्यान रखनी है। दो केस हमारे पास हैं, केस फर्स्ट ये है और केस सेकंड हमारे पास ये है। दो बातें आपको तैयार करनी है कि जो भी नंबर, जो भी एलिमेंट्स हमें गिवन है, आई जे, आई नंबर ऑफ रोज एंड जे नंबर ऑफ कॉलम्स, आई प्लस जे अगर इवन है तो वहां पर साइन प्लस आएगा, और आई और जे का सम अगर ऑड है तो साइन वहां पर हम नेगेटिव ही इंक्लूड करेंगे। कैसे? देखो हमने यहाँ पर लिखा था 1 1, तो 1 + 1, देखो यहाँ से A11, तो A11 की जब हम बात करेंगे तो A11 का मतलब, अब आई, ये हमारे पास आई और ये हमारे पास है जे, तो जब इन दोनों प्लस करेंगे 1 + 1 तो ओवरऑल आ गया 2, और 2 हमारा कैसा नंबर होता है? इवन। तो इवन है इसीलिए यहाँ पर क्या साइन आ गया है? प्लस साइन। अब जैसे A12 की जब हम बात करेंगे तो 1 + 2 यानी 3 हमारा कैसा नंबर होता है? ऑड, तो ऑड है इसलिए यहाँ पर साइन क्या आ गया है? माइनस। उसके बाद देखो यहाँ से A13, 1 में अगर हम 3 को प्लस करेंगे तो साइन क्या आना चाहिए? 1 + 3 यानी 4, साइन क्या आना चाहिए हमारा? पॉजिटिव। देख लो ये जो हमने ये वाला ग्राफ अभी आपको समझाया है, वो वाला ग्राफ भी आप इसको थ्रू समझ सकते हो। देखो यहाँ से 2 + 1 यानी 3 हमारा कैसा नंबर है? ऑड, तो ऑड है इसलिए कैसा साइन आ गया यहाँ पर? नेगेटिव। 2 + 2 यानी 4 हमारा कैसा नंबर है? इवन, तो साइन हमारा कैसा आ गया? प्लस। मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको जो ज़्यादा
बेस्ट लग रहा है तैयार करने में, अब उस मेथड को देख लीजिए। क्लियर है ना? यानी कि हमारे पास ये अल्टरनेट साइन वाला ही मेथड है, यानी कि कोई भी एक साइन देख लो कि प्लस साइन और माइनस साइन कहाँ पर लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट वैल्यूज हैं, अल्टरनेट साइन आ रहे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, और उसके बाद दूसरा लॉजिक ये बिल्कुल भी अगर याद नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना। क्लियर है ना? तो एक लॉजिक समझ लो कि अगर i प्लस जे का सम अगर इवन आएगा तो वहां पर हम प्लस साइन इंक्लूड करेंगे, और i प्लस जे का प्लस अगर ऑड आएगा तो वहां पर हम नेगेटिव साइन इंक्लूड करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है तो एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू उसको हम एक्सपेंड करना भी सिखाएंगे, और उसको थोड़े अलग अलग मेथड से भी करके देखेंगे, रो से भी करके देखेंगे और कॉलम से भी करके देखेंगे। क्लियर है ना? देखो एक बार हमने एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पर ले लिया है। मान लो डिटरमिनेंट हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, उसका 3 1 4 5 3 2, ये हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है 3/3 ऑर्डर का, इसको हमें एक्सपेंड करना, वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है। तो जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो करना किस तरह से, देखो यहाँ से बन चल रहा है, हमने बोला था अल्टरनेट, हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ तो तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये हमारे पास है C1, ये हमारे पास है C2 और ये हमारे पास है C3। अब जैसे हम ये बोले बन जो हमारा एलिमेंट है, इसमें i और j की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम बन में अगर i और j की वैल्यू देखें, देखो यहाँ से i और j की वैल्यू, तो कॉलम कौन सा हमारे पास, सबसे पहले रो देखते हैं, रो कौन सी हमारे पास, दूसरी, और कॉलम हमारे पास कौन सा, दूसरा। इसका मतलब ये बन में i और j की वैल्यू क्या होगी, 2 और 2। तो ये चीज़ देखो पता होनी चाहिए, अगर ये कंफर्म है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहाँ से पहले हम R1 के थ्रू ही इसको एक्सपेंड करेंगे। क्लियर है ना? R1 के थ्रू ही इसको एक्सपेंड करेंगे। वैसे कर तो हम सभी के थ्रू कर सकते हैं, R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, R3 के थ्रू, ठीक है, C1 C2 C3, मतलब चाहे कॉलम्स करें चाहे रो से, एक्सपेंड हम कहीं से भी कर सकते हैं, हर जगह से पॉसिबल है। एक दो जगह से हम करके भी आपको दिखाएंगे अभी। पहले देखो हम R1 के थ्रू एक्सपेंड करें तो बन हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद बन जब लिख दिया है तो बन जो एलिमेंट हमारा है वो R1 और C1 में है, तो R1 और C1 को बंद कर लो, R1 और C1 को हाइड कर लो, तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचे हुए हैं, ये वाले 4 एलिमेंट, देखो यहाँ से ये वाले 4 एलिमेंट हमारे पास बचे हुए हैं, ये वाले 4 एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि हमने C1 को और R1 को हमने हाइड कर लिया। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1 3 4 2, देखो यहाँ से ये 4 एलिमेंट लिखे, बिल्कुल एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 की, तो देखो जब हम 2 की बात करें यहाँ पर, तो 2 जो हमारा एलिमेंट है, हमने बोला था अल्टरनेट साइन लेके चलेंगे, अल्टरनेट साइन से याद रखो, अदरवाइज i प्लस जे के सम की बात करेंगे, क्योंकि ये a11 होता है तो प्लस आ गया a12 मतलब 3 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो साइन यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव। या आप अल्टरनेट साइन ले लो, जब हमने पहला प्लस लिया है तो दूसरा हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया यहाँ पर 2। अच्छा, जब हम 2 की बात करेंगे तो कॉलम दूसरा है और रो फर्स्ट है, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, इनको हाइड कर लेंगे हम। देखो यहाँ से C2 और R1 को हाइड कर लो। जब आप C2 और R1 को हाइड करेंगे तो आपको केवल, देखो यहाँ से जब इसको और इसको जब आप हाइड करेंगे तो केवल ये 4 एलिमेंट आपको नजर आएंगे बस। तो ये 4 एलिमेंट का मतलब क्या है, 3 5 और 4 और 2, देखो ये तो एलिमेंट बचे हुए हमारे यहाँ पर। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या रह गया, 3, ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और प्लस में हमने लिख दिया यहाँ पर 3। अच्छा, तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ से, अब 3 हमारा है R1 और C3, R1 C3 का मतलब अब इसको आप हाइड कर लो, मतलब फर्स्ट रो को और लास्ट थर्ड कॉलम को हाइड कर लो, तो ये 4 एलिमेंट नज़र आएंगे। तो यानी ये हो जाएगा 3 5 1 3। बस इतनी सी छोटी बात है, बस यहाँ तक पहुँच जाओ। जैसे आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे फिर तो कैलकुलेट करने के आसान तरीके हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2/2 डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने का तो इजी मेथड है, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ना? अब फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बस हमने यहाँ पर एरो साइन रिप्रेजेंट कर दिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पर एरो साइन रिप्रेजेंट किया तो यहाँ हो जाएगा 2 और 4 3 या 12 माइनस 3 2 या 6 4 5 या 20 प्लस 3 3 3 या 9 और 5 बन जा 5।
तो हो जाएगा 2 यहाँ से 2 में से 12 को माइनस करो, माइनस का 10, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई माइनस का 20 है और प्लस का 6, तो ओवरऑल बचेगा माइनस का 14, प्लस के 3, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 14 का मल्टीप्लाई अगर -2 में करेंगे तो प्लस का 28 और प्लस के 12। अब देखो यहाँ से माइनस वाली वैल्यू को हम बाद में प्लस करेंगे, 8 और 2 यानी 10, कैरी 1 यानी हो जाएगा 4, 40 में से अगर 10 को माइनस करेंगे 30 इज द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। समझो पहले इस क्वेश्चन को, हमने R1 के थ्रू एक्सपेंड किया, क्लियर है ना, मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज एक्सपेंड थ्रू R1, एक्सपेंड थ्रू R1 लिख भी सकते हो यहाँ पर, एक्सपेंड, ठीक है, थ्रू R1। इस वाले सॉल्यूशन को जो हमने किया है वो किसके थ्रू किया है, R1 के थ्रू। अब जैसे सपोज करो अगर हम इसी ही सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन है, आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ गया, जैसे अगर मानो हम अगर C1 के थ्रू एक्सपेंड करें, हम R1 और C1 के थ्रू एक्सपेंड करके बता देंगे, उसके बाद आप R2, R3, C2, C3 इनके थ्रू भी आप एक्सपेंड करके देख लो, एक्सपेंड सबके थ्रू होगा और आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिए, एक्सपेंड, देखो यहां से एक्सपेंड थ्रू C1, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे C1 के थ्रू। जब हम C1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम फर्स्ट, तो पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है तो हमने ले लिया 1, तो C1 R1 यानी इसको हमें हाइड करना है और इसको हमें ऐड करना, तो ओवरऑल यहाँ पर एलिमेंट बचे हैं हमारे पास 1 3 4 2, क्लियर है। अब देखो साइन अल्टरनेट लेके चलेंगे, जब पहला साइन हमारा प्लस का था तो दूसरा माइनस का आएगा, तो यहाँ पर भी साइन माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3, अब जब हमने 3 लिख दिया है तो C1 और R2 जिसके थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे वो तो लाइन हमारी कांस्टेंट हो जाएगी ना। अभी हमने यहाँ पर R1 के थ्रू एक्सपेंड किया था तो R1 हमारी कांस्टेंट लाइन थी, यानी कुछ भी कैलकुलेट करो लेकिन R1 को हमें हाइड करना था। अब सेम कंडीशन है C1 के साथ होने वाली है। अब जब C1 के साथ हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो अब हर सिचुएशन में हमें C1 को हाइड करना है, ये चीज़ ध्यान रखो। तो ये आप यहाँ पर आ गया 3, तो 3 देखो यहाँ पर 3 एलिमेंट ये है, जब 3 एलिमेंट हमारा ये है तो C1 में और R2 में आ रहा है, तो C1 और R2 इनको हाइड कर लो, तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 3 और 3 2, अब लास्ट हमारे पास रह गया 5। अल्टरनेट साइन लेके चलेंगे, 5 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अल्टरनेट साइन पहले प्लस था फिर माइनस अब प्लस। अब हम इस 5 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम इनको कर लो हाइड, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास हो गए हैं 2 3 1 4, बस इतना ही लिखना है। चाहे आप C1 ले लो, चाहे C2 के थ्रू एक्सपेंड करो, चाहे C3 के, ठीक है ना, लेकिन मेथड यही होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। फाइनली अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ से फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा 12 -3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 5, देखो यहाँ से 4 2 जा 8 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा। जब 12 में से हम 2 को माइनस करेंगे माइनस ऑफ 10, -3 मल्टीप्लाई 9 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5, क्लियर है ना, और प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 में से 3 जाएगा तो 5। अब दो यहाँ से -10 माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15 और प्लस 25। जब आप इनको प्लस प्लस को जब आप प्लस करेंगे तो 25 प्लस 30 यानी ये हो जाएगा 40। तो ओवरऑल आंसर फिर से हमारा कितना आ गया, 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाहे वो हमारा एक्सपेंड हम चाहे उसको C1 के थ्रू एक्सपेंड करें और चाहे हम उसको एक्सपेंड R1 के थ्रू करें, आंसर दोनों ही केस में हमारा सेम आएगा। देखो यही लेक्चर फर्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट का है और यहाँ तक ही इसका इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 4.1 का। हम लोग एक्सपेंड करना सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3। अब इसके बाद जो रिमेनिंग इसके और भी जो एक आध दो कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं तो वो जब हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कराएंगे तो उन कंसेप्ट को भी हम उसी एक्सरसाइज में ही क्लियर करेंगे।